देखिए आज की वीडियो में जो हमारे टॉपिक है, दो तीन टॉपिक हैं छोटे छोटे, और इनसे भी एक क्वेश्चन बनने की पॉसिबिलिटी बनेगी, चाहे वो छोटा क्वेश्चन बन जाए या आपका बड़ा क्वेश्चन बन जाए। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ फोटोन की। कभी कभी क्या होता है, एक नंबर में, दो नंबर में फोटोन के बारे में कुछ भी पूछ लेता है। अब फोटोन के बारे में आपसे क्या क्या पूछा जा सकता है, इस पर थोड़ी सी चर्चा करते हैं। देखिए फोटोन के बारे में एक विराम द्रव्यमान की बात कर सकता है, कि भाई फोटोन का विराम द्रव्यमान कितना होता है, रेस्ट मास बोलते हैं अंग्रेजी में। दूसरा गतिज द्रव्यमान की बात कर सकता है। तीसरा संवेग की बात कर सकता है। फोटोन की ऊर्जा की बात कर सकता है, और फोटोन के तरंग दैर्घ्य के बारे में पूछ सकता है। तो देखिए ये पॉइंट है फोटोन के बारे में। कुछ भी पूछा जाए इनसे बाहर नहीं जाएगा। अगर फोटोन के बारे में पूछेगा तो कोई न्यूमेरिकल भी आएगा तो बड़े छोटे छोटे से फॉर्मूले होंगे, उनके आधार पर सॉल्व हो जाएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं कि भाई फोटोन का विराम द्रव्यमान, रेस्ट मास, तो बस सिंपल सी चीज है, जीरो होता है। जीरो क्यों है, इस बात को भी समझने की कोशिश करो। क्योंकि फोटोन है क्या, फोटोन विकिरण का कण रूप है, लेकिन उन कणों का एग्जिस्टेंस जो मानी गई है वो गतिज रूप में मानी गई है। क्योंकि विकिरण जो होता है कभी भी आप उसको रेस्ट में नहीं मान सकते। इसलिए फोटोनों का जो नेचर होता है, अगर हम ये कहें कि एक फोटोन रखा है, इसका कोई अस्तित्व नहीं है। अगर फोटोन है तो वो गति ही कर रहा होगा, इसलिए उसका कभी भी रेस्ट मास नहीं हो सकता। तो फोटोन का अगर कोई विराम द्रव्यमान की बात करें तो वो हो जाएगा जीरो। अब बात आती है गतिज द्रव्यमान निकाला जाए, उसका संवेग निकाला जाए, ऊर्जा निकाली जाए, तरंग दैर्घ्य निकाला जाए। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं ऊर्जा से, कि भाई फोटोन की जो ऊर्जा है वो किससे दी जाएगी। हालांकि इसको हम पहले बता भी चुके, तो फोटोन की ऊर्जा E = h न्यू से दी जाती है। फोटोन की ऊर्जा हो गई E = h न्यू, और अगर तरंग दैर्घ्य के रूप में देना है तो hc/λ। तो ये फोटोन की ऊर्जा निकालने का आपके पास फॉर्मूला हो गया है। लेकिन इसके साथ साथ आप दूसरा फॉर्मूला और याद रखें, E = mc², जो आइंस्टीन का समीकरण है। देखिए एक चीज समझ लेना, फोटोन के बारे में जो भी चीज पूछी जाए वो केवल इन दो फॉर्मूलों से निकल के आती है, E = h न्यू और E = mc²। अगर ये दोनों पता है आपको, फोटोन के बारे में जो भी पूछा जाएगा आप उसको निकाल के ले आओगे। तो अगर ऊर्जा की बात आती है तो ऊर्जा वाला पॉइंट हमारा क्लियर हो गया, E = h न्यू से या hc/λ से, और या फिर E = mc² से। ये निकल के आ गया था आपके ऊर्जा के बारे में दोनों पॉइंट। अब बात आती है, मान लीजिए पहले हम द्रव्यमान की बात कर रहे हैं, गतिज द्रव्यमान। तो द्रव्यमान निकालने के लिए आप E = mc² है, तो द्रव्यमान की अगर बात करनी है तो E = mc²। तो m कितना हो जाएगा, m = E/c²। हो सकता है मल्टीपल चॉइस पे क्वेश्चन आ जाए तो केवल यही दे रखा हो, m = E/c²। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि ये ना हो, बल्कि उसको चेंज किया गया हो। अब चेंज कहां से करोगे, ये तो तुमने यूज कर लिया, m निकाल लिया E/c²। अब E की वैल्यू पहले वाले फॉर्मूले से लगा दो, तो पहले वाले फॉर्मूले से E की वैल्यू लगाओगे तो h ν/c², ये आ सकता है। हो सकता है और चेंज किया हो, तो आपका एक फॉर्मूला होता है C = νλ। आवृत्ति में और तरंग दैर्घ्य में रिलेशन है ये स्पीड के साथ, तो आप यहां से न्यू निकालोगे तो न्यू की वैल्यू हो जाएगी c/λ। तो आप यहां पे रखोगे न्यू की जगह पे तो hc/λ, और ये c², एक c से c कटेगा, ये आ जाएगा h/cλ। तो इस तरीके से द्रव्यमान निकालने के तीन फॉर्मूले आपके बन गए, h/cλ, h ν/c², E/c²। कोई भी आ सकता है, कोई भी पूछा जा सकता है, ठीक है, बस यूज इन दोनों का होना है। तो हमारी ऊर्जा का काम क्लियर, द्रव्यमान वाली बात क्लियर। नेक्स्ट बात करते हैं हम संवेग की, कि भाई संवेग कहां से आएगा। देखिए संवेग आप लोग जानते हो अच्छी तरह से, संवेग होता है द्रव्यमान गुणा वेग, P = मास × वेलोसिटी। लेकिन वेलोसिटी किसकी निकाल रहे हो भाई, फोटोन, और फोटोन का वेग तो क्या होता है, प्रकाश के वेग के बराबर, तो ये हो गया m × c। ये संवेग का फॉर्मूला आ गया।
और चेंज करना चाहते हो तो m का फॉर्मूला लगा दिए यहां से E/c², ये वाला। तो m का फॉर्मूला लगाओगे E/c² तो ये हो जाएगा E/c² इनटू c से एक c कट गया, ये आ गया E/c। तो ये भी समझे कब हो सकता है, एक तो आप ये समझ सकते हो या फिर आप E/c को भी समझ सकते हो। अब चेंज करना है तो आप यहां से h वैल्यू रख सकते हो e की। तो अगेन क्या हो जाएगा, p e की जगह पे h/c, ये भी फॉर्मूला हो सकता है, या फिर न्यू की जगह पे लगा दिया c/λ, तो hc/λ और ये c से c कट गया तो p आ गया h/λ। तो वास्तव में समेक का ये मेन फॉर्मूला है, लेकिन फिर भी बीच बीच में आने वाले फॉर्मूलों को भी हमें भूलना नहीं है। तो फोटोन के बारे में जो भी चीज निकाली जा रही है केवल और केवल इन दो फॉर्मूलों से निकाली जा रही है, इसलिए इन दोनों फॉर्मूलों को माइंड में रखिए ऊर्जा के लिए। अब एक चीज और, अगला लास्ट पॉइंट बचा आपका तरंग दैर्ध्य। तो देखो संवेग में ही तरंग दैर्ध्य आ गया है। एक तो तरंग दैर्ध्य आप c/νλ यहां से निकाल सकते हो, λ c/ν करके। दूसरा अगर आपको वैसे निकालना है तो यहां से तरंग दैर्ध्य λ हो जाएगा h/p, ये तरंग दैर्ध्य निकल करके आ जाएगा। तो फोटोन के बारे में जो भी चीज पूछी जाए आपकी कंप्लीट है। इसी में से फोटोन के बारे में जो भी पूछा जाएगा वो आप जवाब दे दोगे, बस इतना ध्यान रखना, विराम द्रव्यमान 0 होता है। ठीक है। अब देखिए इसके बाद हम बात करते हैं विकिरण की द्वैत प्रकृति की। विकिरण, अब विकिरण किसको कह रहे हैं भाई, जैसे मान लो सूर्य से प्रकाश आ रहा है, तो सूर्य से जो भी चीज आती है ना वास्तव में वो विकिरण है, केवल प्रकाश नहीं है। वो प्रकाश तो उसका एक छोटा सा पोर्शन हो गया। जैसे कि आपने विद्युत चुंबकीय तरंगों में पढ़ा था कि भाई उसमें रेडियो तरंगें भी होती हैं, ठीक है ना, उसमें सूक्ष्म तरंगें भी हैं। तो जितने भी तरह की तरंगें आपको पढ़ाई थी वो सारी बातें उसमें आ गई थी। तो वो सब क्या है, वो सब विकिरण होता है, वो सब रेडिएशन है। अब बात कर रहे हैं विकिरण की द्वैत प्रकृति। तो जो प्लांक्स क्वांटम थ्योरी है वो यही तो है विकिरण की द्वैत प्रकृति। एक्चुअल में हुआ क्या, प्रकाश की जितनी भी घटनाएं, जैसे आप परावर्तन पढ़ लो, अपवर्तन पढ़ लो, व्यतिकरण की बात कर लो, विवर्तन की बात कर लो, एक आपका पोलराइजेशन की, हालांकि पोलराइजेशन आपके सिलेबस में नहीं था, थोड़ा बहुत उसमें से था, तो पोलराइजेशन की बात कर लो। ये सब क्या है, प्रकाश की घटनाएं हैं। अगर आप प्रकाश को तरंग मान करके इनको एक्सप्लेन करते हो तो कुछ घटनाएं तो ऐसी हैं वो तरंग मान करके भी एक्सप्लेन हो जाएंगी, कण मान करके भी एक्सप्लेन हो जाएंगी। जैसे परावर्तन है, अपवर्तन है, तरंग मान के भी एक्सप्लेन हो जाएगा, कण मान करके भी एक्सप्लेन हो जाएगा। उसी से संबंधित न्यूटन का कण का सिद्धांत आया था। लेकिन व्यतिकरण, विवर्तन, ध्रुवण, ये तीन घटनाएं, खास करके अगर इसमें मैं विवर्तन की बात करूं, व्यतिकरण की बात करूं, तो ये घटनाएं ऐसी हैं इनको आपको तरंग मान करके ही एक्सप्लेन कर सकते हो। यानी प्रकाश हमारा कैसा है, तरंग है, वो तभी एक्सप्लेन हो पाएंगी। लेकिन कुछ घटनाएं ऐसी भी हैं जिन्हें तरंग मान करके एक्सप्लेन नहीं कर सकती। प्रकाश वैद्युत प्रभाव, अभी कल परसों चर्चा की थी उस पर। क्वांटम प्रभाव, क्वांटम प्रभाव होता है जो कि आपके सिलेबस में नहीं है, ये भी एक फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट की तरह ही होता है। पेयर प्रोजेक्शन, युग्म उत्पादन और युग्म विनाश, ये भी उसी तरह की घटनाएं हैं। तो मेन बात क्या है हमें कि कुछ घटनाएं ऐसी हुई नेचर में जिनको अगर हम प्रकाश को तरंग माने तो तरंग मान करके उनको कभी भी एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। इसलिए फिर जरूरत पड़ गई कि अब प्रकाश को हमें कण मानना पड़ेगा। और वास्तव में फिर ये जो घटनाएं थी हमें वो प्रकाश को कण मान करके एक्सप्लेन की गई, और प्रकाश को जो कण माना उसी का नाम था फोटोन। चलते हुए प्रकाश को जो पार्टिकल का रूप दिया गया उसी का नाम था फोटोन। लेकिन एक बात का विशेष ध्यान रखना है कि कण और तरंग स्वरूप दोनों एक साथ दिखाई नहीं दे सकती। भाई मान लीजिए एक छोटी सी बात है, क्योंकि हर व्यक्ति का ड्यूअल नेचर होता है, कभी अच्छा कभी बुरा, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि एक साथ उसके अच्छे और बुरे रूप को आप देख सके। समझ रहे हो ना, कभी अच्छा दिखेगा तो कभी बुरा दिखाई देगा। तो कभी वो कण की तरह काम करेगा तो उस समय तरंग नहीं है, और जब तरंग की तरह काम करेगा तो उस समय वो कण नहीं है। अब तो इसी को कहते हैं विकिरण की द्वैत। द्वैत का मतलब ड्यूअल, दो तरह का नेचर। तो विकिरण के अंदर कैसी प्रकृति हो गई, विकिरण के अंदर तरंग की प्रकृति भी हो गई और इसके अंदर कण की प्रकृति भी हो गई। जो कण था वही तो फोटोन था, वही फोटोन्स थे।
ठीक है ना। इसका मतलब विकिरण के अंदर द्वैत प्रकृति होती है, ये चीज क्लियर हो चुकी थी पहले, और वास्तव में प्लांक का क्वांटम सिद्धांत यही तो था, ठीक है ना। क्योंकि विकिरण तरंग है ये तो हम पहले से जान रहे थे, लेकिन उन्होंने ये और क्लियर कर दिया कि विकिरण के अंदर पार्टिकल्स होते हैं जिनको फोटॉन्स कहते हैं। इसका मतलब उसके अंदर ड्यूअल नेचर आ गया। अब इसी को आधार मान करके, विकिरण की द्वैत प्रकृति को आधार मान करके अब बात उल्टी आई। डी ब्रोगली ने एक हाइपोथेसिस की, एक परिकल्पना की। डी ब्रोगली ने क्या परिकल्पना की? डी ब्रोगली ने बताया कि भाई जो हमारा यूनिवर्स है, यूनिवर्स केवल दो चीजों से मिलकर के बना हुआ है। पूरा हमारा जो संसार है, जो ब्रह्मांड है, वो दो चीजों से मिलकर बना है, एक ऊर्जा और दूसरा द्रव्यमान। इसके अलावा कुछ भी नहीं है। हालांकि आज की बता चुके थे पहले ही कि द्रव्यमान को ऊर्जा में और ऊर्जा को द्रव्यमान में हमारे पास एक समीकरण है E=mc², उससे आपस में इनको भी बदला जा सकता है। तो पूरा का पूरा यूनिवर्स ऊर्जा और द्रव्यमान से मिलकर के बन रहा है। ऊर्जा को ही एक तरह से क्या बोलते हो आप? तरंग। और इसी का नाम है एक तरह से, जो तरंग कह रहे हैं कि विकिरण की द्वैतीय प्रकृति, तो उसमें से एक प्रकृति क्या है? तरंग। और द्रव्यमान, द्रव्यमान का मतलब ही होता है कण। अगर आप ये प्रूव करना चाहते हो कि ये चीज कण है, आप ये प्रूव कर दो कि इसके अंदर द्रव्यमान है, बस प्रूव हो गया। और अगर आप ये प्रूव करना चाहते हो किसी चीज को कि ये तरंग है, तो तरंग से संबंधित एक चीज होती है, उसको कहते हैं, उसका जो कैरेक्टरिस्टिक है ना, वो होता है तरंग दैर्घ्य। आप उसका तरंग दैर्घ्य निकाल दो। यानी अगर आप किसी चीज को प्रूव करना चाहते हो ये तरंग है, तो आप उसका तरंग दैर्घ्य निकाल दो। अगर तरंग दैर्घ्य निकल के आ जाएगा, इसका मतलब ऑटोमेटिकली वो प्रूव हो जाएगा कि ये क्या है? तरंग है। वो मैं अभी आपको आगे चल के बताऊंगा डेविसन जर्मन एक्सपेरिमेंट के बारे में। हालांकि सिलेबस में नहीं है, केवल बेसिक आइडिया उसका हम आपको देंगे, ठीक है ना। तो पहले हमें ये चीज समझनी होगी कि जो यूनिवर्स होता है वो दो चीजों से मिलकर बनता है, ऊर्जा और द्रव्यमान से। और द्रव्यमान और ऊर्जा को आपस में कन्वर्ट किया जा सकता है। दूसरी बात, ऊर्जा एक तरह से तरंग है, या विकिरण जैसे कहते थे विकिरण है। और दूसरी बात द्रव्यमान, द्रव्यमान का मतलब वो कण है। लेकिन अब विकिरण के बारे में यही चीज निकल के आ गई कि विकिरण कभी कभी तरंग की तरह व्यवहार भी करता है और कभी कभी कण की तरह व्यवहार भी करता है। इसी चीज को आधार मान करके डी ब्रोगली ने एक परिकल्पना की कि जब पूरा ब्रह्मांड दो ही चीजों से मिलकर बना था, एक विकिरण से और एक कण से, और विकिरण के अंदर द्वैतीय प्रकृति है, तो कण के अंदर भी द्वैतीय प्रकृति होनी। भाई जो नेचर है हमारी, जो प्रकृति है, वो तो सबके साथ समान व्यवहार करती है। इसका मतलब जब दो ही चीजों से मिलकर बनी है और विकिरण के लिए अगर ड्यूअल नेचर है, तो कण के लिए भी ड्यूअल नेचर होना चाहिए। अब कण में कण की प्रकृति तो दिखाई दे रही है हमें, इसका मतलब उसके अंदर भी तरंग की प्रकृति होनी चाहिए। बस किसी को कहते हैं डी ब्रोगली ड्यूलिस्टिक हाइपोथेसिस, यानी डी ब्रोगली की द्वैत प्रकृति परिकल्पना, द्वैत कण प्रकृति परिकल्पना भी कह सकते हो। यानी वो ये बताना चाह रहे हैं कि जो कण होता है उसका तरंग स्वरूप भी होना चाहिए। कुल मिलाकर के ये आगे बात निकल करके डी ब्रोगली के अनुसार कि भाई जो कण होता है, विकिरण की बात तो हो चुकी कि ये जो कण होते हैं, ये जो पार्टिकल होते हैं, इस कण का भी कैसा नेचर होना चाहिए? इसके अंदर भी तरंग का नेचर होना चाहिए। बस ये चीज है, ये हाइपोथेसिस परिकल्पना करनी है डी ब्रोगली ने। और उसी के आधार पर अब जब ये तरंग होगा तो इसका क्या होना चाहिए? तरंग दैर्घ्य होना चाहिए, क्योंकि आप बता रहे हो कि भाई उसका कैरेक्टरिस्टिक तरंग दैर्घ्य होता है। और इससे संबंधित उन्होंने साथ में ये भी कहा कि जब कण होगा तो कण से संबंधित एक तरंग दैर्घ्य होगी, यानी तरंग दैर्घ्य भी है और वो तरंग है, तो तरंग होगी, उस तरंग को ही कहते हैं डी ब्रोगली तरंग। तो आपसे कभी कभी ये भी पूछ दिया जाता है ये टॉपिक कि डी ब्रोगली तरंग क्या चीज है, और इसी को दूसरा नाम दे दिया जाता है द्रव्य तरंग। कि द्रव्य तरंग क्या चीज है, अंग्रेजी में बोलते हैं मैटर वेव्स। तो बस आपको इसमें दो लाइन बतानी है कि डी ब्रोगली के अनुसार प्रत्येक कण के अंदर भी तरंग का व्यवहार होता है। सही है ना। जिस तरीके से विकिरण के अंदर कण और तरंग दोनों प्रकार
उसके अंदर होते हैं, उसका नेचर ड्यूअल होता है, उसी तरह से कण के अंदर भी तरंग का स्वरूप होता है। इस तरंग स्वरूप को ही डी ब्रोगली तरंग कहते हैं या फिर द्रव्य तरंग कहते हैं। ठीक है, तो ये उस कण का तरंग स्वरूप है जिसे आप डी ब्रोगली तरंग कह रहे हैं। अब बात ये आ जाती है, अब देखिए ध्यान दीजिए थोड़ा सा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि भाई डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य के लिए फॉर्मूला टाइप करके लाइए। ऐसा लगता है कि कोई हम डेरिवेशन कर रहे हैं, लेकिन कोई डेरिवेशन नहीं है। इसके लिए वास्तव में क्या है, उन्होंने तो समानता की है विकिरण से, तो जो फोटोन के तरंगदैर्घ्य का सूत्र निकल के आया था ना, उसी को अप्लाई कर दिया इसके लिए, इस कण के लिए, पार्टिकल के लिए। ठीक है ना, तो कैसे करेंगे अब, तो आप डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य के लिए सूत्र लाना चाहते हो, डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य, और किसका है ये, द्रव्य तरंगों का, कण का जो तरंग का स्वरूप है उसका तरंगदैर्घ्य है। अब उसके लिए फॉर्मूला लाएंगे तो वास्तव में हमें कुछ अलग से नहीं करना है, बल्कि हमें फोटोन के लिए ही फॉर्मूला निकालना होगा और बाद में उसी को अप्लाई कर देना होगा किसके लिए, कण के लिए। तो वे केवल फोटोन से शुरुआत करेंगे। तो फोटोन के लिए आप क्या कहते थे भाई, E इक्वल टू एक तो mc² और एक E इक्वल टू h न्यू, और हमें निकालना है तरंगदैर्घ्य, लैम्डा निकालना है। लैम्डा निकालने के लिए संवेग वाले फॉर्मूले से शुरुआत कर लो, क्योंकि संवेग के टर्म में निकल के आता है। तो इसका संवेग निकालोगे तो P इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी फोटोन के लिए। अब यहां से मास निकाल लेना, यहां से निकालोगे तो m इक्वल टू हो जाएगा E अपॉन c²। तो ये m की जगह पे E अपॉन c² इनटू c, एक c से c कट गया तो E अपॉन c। E की ये वाली वैल्यू लगा देना, आपकी बार h न्यू, तो आप इसकी जगह पे लगा दोगे h न्यू अपॉन c, और न्यू की वैल्यू फॉर्मूला आपका होता है c इक्वल टू न्यू लैम्डा, तो न्यू इक्वल टू c अपॉन लैम्डा। तो h अपॉन c अपनी जगह हो गया और c अपॉन लैम्डा, c से c कैंसिल हो गया, ये निकल के आ गया p इक्वल टू h अपॉन लैम्डा। लेकिन मुझे तरंगदैर्घ्य चाहिए था, तो लैम्डा इक्वल टू h अपॉन p। अगर आप भूल जाओ, माइंड से स्लिप हो ये चीज कि तरंगदैर्घ्य निकालते कैसे, तो बस एक चीज ध्यान रखना, मोमेंटम निकालना है, बाद में अपने आप हो जाएगा, संवेग निकालना है। अब जैसे ही संवेग आया तुरंत तुमने तरंगदैर्घ्य निकाल दिया, लेकिन ये तरंगदैर्घ्य निकल के आया फोटोन के लिए, लेकिन डी ब्रोगली तो उसी से कंपैरिजन कर रही थी ना, इसलिए डी ब्रोगली ने कह दिया कि जो द्रव्य तरंग होगी उसके की जो तरंगदैर्घ्य होगी द्रव्य तरंग के लिए, द्रव्य तरंग के लिए P इक्वल टू हो जाएगा m इंटू v। उसका वेग c नहीं हो सकता भाई, कण होगा, उस कण का वेग थोड़ी सी होगा, वो तो प्रकाश के लिए था c, तो उसके लिए मोमेंटम p की जगह पे mv लगा देंगे। तो फॉर्मूला आपका लैम्डा इक्वल टू h अपॉन जो p आएगा तो h अपॉन mv लिखा जाएगा। फिर उसको h अपॉन p भी लिख सकते हो, लेकिन p की वैल्यू m इंटू c नहीं होगी, बल्कि p की वैल्यू क्या होगी, m इंटू v होगी, वेयर v इज द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, कण का वहां पे वेग है। इस तरीके से आपने किसी भी कण के लिए तरंगदैर्घ्य निकाल दिया, तो यह सिद्ध हो गया अपने आप कि उसके अंदर तरंग का स्वरूप है, उसके अंदर तरंग की प्रकृति है। यह चीज प्रूफ हो गई, यही बताना चाहते थे। अब यह चीज निकल के आ गई कि भाई इसके अंदर तरंग की प्रकृति, लेकिन अब इस पर न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं, और न्यूमेरिकल कई तरीके के आ जाते हैं और बड़े आसान। तो उसके लिए मैं आपको बेसिक कॉन्सेप्ट बताऊंगा, लेकिन उससे पहले जो डी ब्रोगली तरंग होती है उसके तरंग पैकेट की जो बात करते हैं उसको कैसे लिखा जाता है, तो डी ब्रोगली तरंग का तरंग पैकेट वो देखिए इस तरीके से होता है, ऐसे बढ़ाते हुए चले जाते हैं और फिर उसको ऐसे घटाते हुए, और पार्टिकल जो सबसे बड़ा वो दिखा रहा है यहां पर वो कण होता है, ये कण की पोजीशन उसमें होती है, और इस स्वरूप को जो दिखा रहे हो ये क्या है, ये डी ब्रोगली तरंग का तरंग पैकेट पर बोला जाता है। अब बात आएगी कि भाई न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करेंगे। अब दूसरी एक और बात ध्यान दीजिए, जो गलती स्टूडेंट कर बैठता है, कभी कभी क्या होता है बच्चे के दिमाग में ये होता है कि डी ब्रोगली तरंग केवल उन कणों की निकाली जाती है जो आवेशित कण है, जबकि ऐसा नहीं है। कण कैसा भी हो, आवेश वाला हो जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, अल्फा पार्टिकल वगैरह ऐसा, या कोई दूसरा बिना कण वाला हो, ऐसा भी हो सकता है। किसी के लिए भी आप डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य निकाल सकते हो, द्रव्य तरंगदैर्घ्य निकाल सकते हो। ठीक है, अब द्रव्य तरंग निकालने का तरीका क्या होगा,
एक तो फॉर्मूला आपके पास लैम्डा इक्वल टू h अपॉन m भी होगा, या चाहो तो इसको h अपॉन p भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर संवेग दे रखा है आपको तो। लेकिन और संभावना क्या हो सकती है उस चीज को समझने की जरूरत है। तो उसके लिए मैं एक रिलेशन पे जाऊंगा। आप लोगों ने मैकेनिक्स में एक रिलेशन पढ़ा था 11वीं क्लास में, और वो रिलेशन था गतिज ऊर्जा का संवेग के साथ संबंध। गतिज ऊर्जा तो काइनेटिक एनर्जी लिखते थे, तो देखो मैं यहां काइनेटिक एनर्जी को के ई लिख रहा हूं, क्योंकि यहां पर एक कांस्टेंट और आएगा बोल्ट्जमान कांस्टेंट जिसको के कहते हैं, तो इसलिए कंफ्यूजन हो जाए तो मैं काइनेटिक एनर्जी को के ई लिख रहा हूं, या आप चाहो तो ई लिख लेना, ठीक है ना। तो काइनेटिक एनर्जी ई के ई इक्वल टू होता है हाफ एम वी स्क्वायर। हमने क्या किया, ऊपर नीचे m का मल्टीप्लाई कर दिया, एम वी स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई एम अपॉन एम, तो ये हो गया 1/2 m स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन m, और m इंटू v को कहते हो p, संवेग जो होता है कण के लिए m इंटू v, तो ये हो गया p स्क्वायर अपॉन 2m। ये काइनेटिक एनर्जी आ गई, तो p स्क्वायर इक्वल टू आ गया ट्वाइस m के e, और p की वैल्यू हो गई रूट के अंदर ट्वाइस m के e। अब आप कहोगे कि सर इसको क्यों बता रहे हो, ये रिलेशन तुमने 11th में पढ़ा था, इसमें क्या जरूरत पड़ गई यहाँ? क्योंकि कुछ न्यूमेरिकल जो आते हैं ना, उन न्यूमेरिकलों में जो द्रव्य तरंग पूछी जाती है या डी ब्रोगली तरंग जो पूछी जाती है, वहां वास्तव में वो गतिज ऊर्जा दे देता है। अब जब ऊर्जा दे देगा तो फिर हमें ऊर्जा के टर्म में निकालना आना चाहिए, इसलिए अब लैम्डा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, अब डी ब्रोगली तरंग है लैम्डा इक्वल टू हो जाएगा h अपॉन p, और p की जगह पे हो जाएगा रूट के अंदर ट्वाइस m और k e। ये फॉर्मूला आपका आ गया तरंग दैर्घ्य निकालने का, ठीक है। तो अब आप कई चीजें समझे, लेकिन इसके साथ साथ अभी एक और तरीका, गतिज ऊर्जा कभी कभी सीधे नहीं दी जाती, बल्कि गतिज ऊर्जा को निकालने का तरीका दिया जाता है कि गतिज ऊर्जा को कैसे निकाला जाए। तो अब यहां से दो पार्ट शुरू होते हैं आपके, कि भाई काइनेटिक एनर्जी को कैसे निकाला जाए। कुछ न्यूमेरिकल ऐसे आएंगे जिसमें पहले हमें गतिज ऊर्जा निकालनी पड़ेगी, और गतिज ऊर्जा निकालने के बाद तब इस फॉर्मूले में रख करके उसकी द्रव्य तरंग दैर्घ्य निकाली जाएगी। अब गतिज ऊर्जा निकालने के दो तरीके होंगे ज्यादातर न्यूमेरिकल में। पहला तरीका, अगर कण आवेशित होगा तो कैसे निकालेंगे, और कण बिना आवेश वाला होगा तो कैसे निकालेंगे। तो पहले पॉइंट में, यदि कण आवेशित है यानी आवेश वाला है, जैसे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन अल्फा पार्टिकल वगैरह, तो गतिज ऊर्जा के ई इक्वल टू हो जाएगा q इंटू वी। आप लोगों को अच्छी तरह से पता है एक बात, कि हम जो विभवांतर की परिभाषा देते थे या विभव की, तो v बराबर होता था w अपॉन q, और वहीं से w जो फॉर्मूला निकल के आ जाता है q इंटू। तो वास्तव में ये जो वर्क किया जाता है, मान लो जैसे ये है हमारा पार्टिकल, ये यहां रखा हुआ है, इस जगह पर रखा है, अब मैं इसको मोशन कराना चाहता हूं, लेकिन मोशन भी मैंने किससे कराया, इसको विभवांतर देकर। भाई ये चार्ज वाला पार्टिकल है, और चार्ज वाले पार्टिकल को अगर पोटेंशियल डिफरेंस दे देंगे तो चलने शुरू हो जाएगा, इसका मतलब उसके अंदर गतिज ऊर्जा आ गई। तो वास्तव में इसमें जो वर्क किया गया वो गतिज ऊर्जा में कन्वर्ट हो गया, तो वर्क W इक्वल टू Q इंटू V। तो चार्ज पार्टिकल को अगर V वोल्ट से या V विभवांतर से परित कर दें, तो उस पर जो वर्क होता है वो हो जाता है Q इंटू V, और वही उसकी गतिज ऊर्जा हो जाती है। तो आपको अब ये चीज माइंड में रखनी है, ये हालांकि पहले चैप्टर में भी आप अच्छी तरह समझ चुके हो, कि अगर चार्ज पार्टिकल के लिए फॉर्मूला निकालोगे लैम्डा का, तो लैम्डा इक्वल टू हो जाएगा h अपॉन रूट के अंदर ट्वाइस mq इंटू v, ये आ जाएगा। काइनेटिक एनर्जी की जगह पे q भी लिख दोगे आप, उसमें q उस पार्टिकल का आवेश होगा और v वहां विभवांतर होगा, वेलोसिटी मत समझ लेना, v क्या होगा वहां पर, विभवांतर। अब दूसरा पार्ट, कि भाई अगर उस पर आवेश ना हो तो क्या सिचुएशन बनेगी। मान लीजिए बिना आवेश वाला है तो क्या करोगे। सेकंड पॉइंट, बिना आवेश वाले के लिए, बिना आवेश वाले कण के लिए, वाले कण की बात कर रहे हैं। अब आवेश तो है नहीं, ऐसे को क्या किया जाता है, टेम्परेचर देकर के एनर्जी दी जाती है। जैसे यहां हवा के कण है, अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते जाए तो उनकी गतिज ऊर्जा बढ़ती चली जाती है। तो उस केस में जो गतिज ऊर्जा होती है के ई इक्वल टू होता है 3/2
kT। अब ये K आ गया ना, इस K को कहते हैं वोल्टेज मान्यता। ये वोल्टेज मान्यता होता है। अब आप लैम्डा निकालोगे तो लैम्डा इक्वल टू क्या हो जाएगा, h अपॉन रूट के अंदर ट्वाइस m। अब काइनेटिक एनर्जी के e की जगह पे आ जाएगा 3/2 kT, और 2 से 2 कट गया, लैम्डा इक्वल टू हो गया h अपॉन रूट में 3m kT। यानी आप अपने आप समझ जाओगे। देखिए एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट बता रहा हूं आपको, अगर न्यूमेरिकल में टेम्परेचर दे रखा है तो समझ लीजिए फॉर्मूला लगाना है, और न्यूमेरिकल में पोटेंशियल डिफरेंस दे रखा है तो ये फॉर्मूला लगाना है, और तुम डी ब्लॉक की तरह से आराम से निकाल सकते। अब जैसे ज्यादातर जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना, 90% क्वेश्चन वो पूछी जाती है इलेक्ट्रॉन के लिए डी ब्लॉक करंट है, तो उसके लिए मैं तुम्हें एक फॉर्मूला और डायरेक्ट बता देता हूं इलेक्ट्रॉन की डी ब्लॉक करंट के लिए। हालांकि आप किसी की भी निकाल सकते हो, प्रोटॉन की निकाल सकते हो, अल्फा पार्टिकल की निकाल सकते हो, फॉर्मूला आपके सामने ही है, लेकिन हम इलेक्ट्रॉन के लिए डायरेक्ट एक फॉर्मूला बता देते हैं। अगर इलेक्ट्रॉन का आ जाए 1 नंबर का क्वेश्चन तो आप उसको 1 सेकंड में कर दो, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन की डी ब्रॉगली, भाई इलेक्ट्रॉन क्या है, पार्टिकल। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन क्या है, पार्टिकल। और आप कह रहे हो डी ब्रॉगली क्या कह रहे हैं कि पार्टिकल के अंदर तरंग का स्वरूप होता है, तो तरंग का स्वरूप होता है तो तरंग निकालनी पड़ेगी कि नहीं, तो डी ब्रॉगली तरंग है, हम इलेक्ट्रॉन के लिए निकालना है। तो इलेक्ट्रॉन की डी ब्रॉगली तरंग है, इलेक्ट्रॉन की डी ब्रॉगली तरंग है। अगर आपको निकालनी है तो सबसे पहले तुम्हें ये पता लगाना होगा कि भाई इलेक्ट्रॉन कैसा पार्टिकल है, आवेश वाला, और आवेश वाले के लिए तो कौन सा फॉर्मूला लगता है, लैम्डा इक्वल टू h अपॉन 2m q, या इसको याद रख लोगे काइनेटिक एनर्जी वाला k की जगह पर q भी लग जाएगा। तो लैम्डा इक्वल टू h अपॉन रूट के अंदर ट्वाइस m q इनटू v। लेकिन आपने पार्टिकल लिया इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, q की जगह पे e, सही है ना, तो q की जगह पे आ जाएगा तो h अपॉन रूट में ट्वाइस m ev। अब देखिए ध्यान दीजिए, h यहां प्लांक कांस्टेंट की वैल्यू होती है 6.6 into 10 की पावर माइनस 34 जूल सेकंड। m यहां इलेक्ट्रॉन का मास से वैल्यू होती है 9.1 into 10 की पावर माइनस 31 kg। E यहां इलेक्ट्रॉन का आवेश से वैल्यू होती है 1.6 into 10 की पावर माइनस 19 कूलम। तो सारे तो कांस्टेंट है। अब अगर कोई न्यूमेरिकल आएगा भी तब भी ये कांस्टेंट तो तुम्हें उतने ही लगाने पड़ेंगे वहां पे, तो क्यों ना पहले से ही हम उस कैलकुलेशन को सॉल्व करके फॉर्मूला याद कर ले। तो ये सारे वैल्यू हम यहां पुट करेंगे, और पुट करने के बाद इसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए आपका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, लैम्डा इक्वल टू, ये सारी वैल्यू सॉल्व करने के बाद ये रूट के अंदर आ जाएगा 150 अपॉन में v। लेकिन एक बात ध्यान रखना, ये रूट के अंदर पावर और आएंगी 10 की पावर माइनस की 20, इसलिए बाहर आके माइनस का 10 बचेगा, तो हमारा आंसर आ जाएगा किसमें, एंगस्ट्रॉम में। यानी यहां से आंसर एंगस्ट्रॉम में आना है। अब जैसे कोई क्वेश्चन आ जाए 1 सेकंड में आप सॉल्व कर दोगे, कैसा क्वेश्चन आ जाए कि एक इलेक्ट्रॉन को 150 वोल्ट से त्वरित करते हैं तो उसकी तरंग दैर्घ्य बताइए। तो आप लगा दोगे 150/20, 150 से 150 कट गया, रूट में 1 का बना गया, 1 एंगस्ट्रॉम आंसर आ गया। समझ गए ना? तो केवल v अगर दे रखा है तो आप 150/v लगा करके सॉल्व कर देना। और भी देखो आसान, 150 का रूट निकाल दो, चलो 150 अगर 144 होता तो 12 आ जाता, थोड़ा सा ज्यादा तो ये आ जाता है 12.27, तो 12.27 अपॉन रूट के अंदर v, और आंसर किसमें, एंगस्ट्रॉम। तो ये इलेक्ट्रॉन के लिए इस फॉर्मूले को डायरेक्ट याद रखो आप। अगर तुम्हें लग रहा है VSI हमारा जो सीधे सीधे रूट निकल सकता है उसका, तो उसको लगा देना, और तुम्हें लग रहा है वो 150 से कटने वाला है भी, तो फिर इस वाले को लगा देना। इस तरीके से आपका ये जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वाला और ड्यूअल नेचर वाला जो टॉपिक है पूरा का पूरा कंप्लीट। बस अगर इसमें कोई बात रही है, वो भी एक छोटी सी बात अगर रही है, तो वो क्या है, वो है इलेक्ट्रॉन का या किसी कण का तरंग स्वरूप। तो उसके लिए देखो मैं आपको बताता हूं, और वास्तव में उसको हम कहते हैं डेविसन-जर्मर एक्सपेरिमेंट। डेविसन-जर्मर प्रयोग।
देखिए डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट क्या चीज है। डेविसन अलग साइंटिस्ट का नाम है, जर्मर अलग साइंटिस्ट का नाम है, पूरा नाम कुछ और होगा। दोनों ने मिलकर के एक्सपेरिमेंट किया और एक्सपेरिमेंट में क्या शो किया कि जो इलेक्ट्रॉन होता है उसके अंदर वेव नेचर होता है। इलेक्ट्रॉन के अंदर कैसा नेचर होता है? वेव नेचर, तरंग का नेचर होता है इलेक्ट्रॉन का। इसके लिए प्रैक्टिकल किए उन्होंने और इलेक्ट्रॉन से संबंधित तरंग दैर्ध्य निकाल के दिखा दी। तो देखिए ये आपके सिलेबस में नहीं है, बस आपको याद क्या करना है कि जो स्लो मूविंग इलेक्ट्रॉन होते हैं, स्लो मूविंग का मतलब मंद गति वाले। तो अगर आपसे कभी ये पूछा जाए कि इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति को बताने वाला कौन सा प्रयोग था सबसे पहले, तो आप बता दोगे डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट। इलेक्ट्रॉन तो पार्टिकल है, लेकिन पार्टिकल से संबंधित तरंग होती है, तो इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति को बताने वाला एक्सपेरिमेंट कौन सा था सबसे पहले, किसने किया था? तो आप कहोगे डेविसन और जर्मर ने। तो डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट क्या है? मंद गति वाले, स्लो मूविंग इलेक्ट्रॉन, मंद गति वाली इलेक्ट्रॉन का तरंग प्रकृति को बताने वाला ये एक्सपेरिमेंट है। मंद गति वाले इलेक्ट्रॉनों को की जो तरंग प्रकृति बताई थी सबसे पहले डेविसन जर्मर ने इसके लिए एक्सपेरिमेंट किया था। अब अगर कभी ये पूछने लग जाए कि फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन के लिए किसने किया था, तो वो है आपका जीपी थॉमसन। ये जीपी थॉमसन जो फास्ट मूविंग के लिए है, फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति के लिए, उच्च गति वाले इलेक्ट्रॉनों की तरंग गति के लिए जो एक्सपेरिमेंट किया था वो जीपी थॉमसन ने किया था, और मंद गति वाले की तरंग प्रकृति के लिए जो एक्सपेरिमेंट किया था वो डेविसन जर्मर ने किया था। अब कोई भी न्यूमेरिकल स्ट्रक्चर में आ जाएगा, आप बड़ी आसानी से उसको सॉल्व कर लोगे, कहीं कोई परेशानी आपको नहीं आएगी।